हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 2 मेरे संग की औरतें नामक संस्मरण के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे, जिसे मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस संस्मरण को अच्छे से समझा, तो आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में बता रहे हैं, आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जो मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी ने लिखा है, यह कौन सी विधा है? यह एक संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? किसी चीज़ को हम याद करके लिखते हैं तो उसे ही संस्मरण कहते हैं। जैसे हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उन्हें यादों से निकाल कर जब हम उसे पन्ने पर लिख देते हैं तो वही संस्मरण कहलाती है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग कि इस पाठ में लेखिका ने क्या बताने का प्रयास किया है। मृदुला गर्ग जी ने इसमें अपने परिवार में जितनी भी औरतें रहती हैं उनके बारे में बताया है कि मेरे परिवार में नानी, परदादी, माँ, बहनें, जो भी औरतें हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि उनके साथ इनके रिश्ते कैसे थे, उनसे इन्होंने क्या क्या सीखा। ये सारी चीज़ें एक एक करके बताई हैं। याद रखिए, इस तरह के पाठ जब भी आते हैं तो यह लिखने में बहुत बड़ा हो जाता है और इसका एक ही अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कठिनाई यह होती है कि समझ में नहीं आता कि यह कहाँ से शुरू है और कहाँ से ख़त्म है। तो लेखिका ने इस कहानी को कहाँ से शुरू किया है, इस संस्मरण को, इस पाठ को बहुत ही सावधानी से समझिएगा। इस पाठ को लेखिका ने अपनी नानी के साथ शुरू किया है। नानी के बारे में जितनी बातें वो जानती थीं उनके बारे में वहीं से शुरू किया है। और इस पाठ को पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप प्रश्नोत्तर ही पढ़ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। यह बड़ी कहानी है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में जब बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा तो ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर से नहीं बल्कि पाठ के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग इस संस्मरण के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इसे आप लोग अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थीं? इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी, परंतु उनकी माँ के द्वारा उन्होंने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका ने अपनी नानी को देखा नहीं था, लेकिन उनकी माँ ने उनको नानी के बारे में बताया था। बेशक उनकी नानी शिक्षित स्त्री नहीं थी, मतलब वो अनपढ़ थी, न ही कभी पर्दा व घर से बाहर ही गई थी। बहुत पुराने ज़माने की थी, अनपढ़ थी और वह पर्दा भी करती थी, परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वाभिमानी थीं और उनके मन में आज़ादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था। और यही कारण था कि अपने अंत समय से पहले अपने पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह उनके पति की पसंद से न हो, क्योंकि वह स्वयं अंग्रेज़ों के समर्थक थे, बल्कि उनके मित्र करवाएं। इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपने पति से कहा कि आप अपने मित्र को ले आइए। उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी थे।
उनको ले आइए। और जब वो आते हैं तो उन्हीं से लेखिका की नानी कहती हैं कि मेरी पुत्री का विवाह अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ऐसा लड़का ढूंढिए जो स्वतंत्रता सेनानी हो। तो इसलिए इसमें आप लोग क्या लिखेंगे कि वह अपनी ही तरह आज़ादी का दीवाना ढूंढे। वे देश की आज़ादी के लिए भी जुनून रखती, परंतु कभी घर से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा था। मतलब पर्दा प्रथा भी थी, लेकिन इसके बाद भी उनकी नानी का जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था। तो इसके पहले के उत्तर में आप इसी को लिखेंगे कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो इसीलिए प्रभावित थी कि उनकी माँ ने उनकी नानी के विषय में उन्हें बताया था। इसका PDF भी भेज देंगे, उसमें से देखकर आप लोग प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा। प्रश्न 2 है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। इसमें आप लोग लिखेंगे वह प्रत्यक्ष रूप में भले ही आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई हों, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रहीं, और इसका मुख्य कारण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेज़ों की चाटुकारी करने वाले को। तो लेखिका की माँ की जब शादी होती है तो वह भी एक स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, और इसलिए उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी बनकर रहना पड़ता था, और वह खादी की साड़ी पहनती थी। तो इसमें जितना उत्तर है इसी को आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, इसका उत्तर बहुत बड़े में होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप लोग लिखिएगा, लेखिका की माँ बैरिस्टर की बेटी थीं। वे अपनी माँ की ही भांति स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं। उन्होंने कभी भी एक बहू, पत्नी व माँ के कर्तव्यों का पालन नहीं किया था, परंतु फिर भी वे सारे घर की प्यारी थीं। उनके लिए लेखिका ने कहा है, कभी घर के किसी अन्य सदस्य को शायद ही कुछ कहते सुना हो, क्योंकि क वाले का नंबर 1 है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक ईमानदार स्त्री थीं, और दूसरी विशेषता थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, फिर चाहे कितना कड़वा सच ही क्यों न हो। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। यही कारण है कि घर के सभी लोग उनका आदर और सम्मान करते थे। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे, वे कभी किसी की गोपनीय बात कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जिसके कारण सभी व्यक्ति उनके मित्र थे। उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे। और ख वाले का उत्तर आप लिखेंगे, लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। वे अपनी बहुओं व बेटियों पर ताना या उलाहना नहीं देती थीं। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था। उनकी एक परदादी भी थी। उनके घर सबको समान अधिकार प्राप्त था। किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था। उनका घर उस समय के परिवेश से सर्वदा भिन्न था। उस समय में उनकी परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे, पर उनकी दादी की यही इच्छा थी। प्रश्न नंबर 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, उनकी दादी भिन्न स्वभाव की स्वामिनी थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थीं। वह सदैव लीक से हटकर बात करती थीं। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था, परंतु हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। शायद यही वजह रही होगी कि वो अपने पतोहू से पहले
बच्चे के रूप में कन्या चाहती थीं। 5 कन्या होने पर भी कभी उन्होंने लेखिका की मां को ताना या उलाहना नहीं दिया। प्रश्न नंबर 5 में आप लोग लिखेंगे, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। उस चोर की बदकिस्मती थी कि वह लेखिका की दादी माँ के कमरे में घुस गया। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि वह चोर है, उसको न डराया न धमकाया, बल्कि सहजतापूर्वक उसे सुधार दिया। उन्होंने न सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया, अपितु उसी लोटे से पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती बाड़ी कर अपना पूरा जीवन यापन किया। प्रश्न 6 है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए जहां स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। चूँकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए बिशप ने उनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया। लेखिका इससे हताश नहीं हुई, अपितु अपने प्रयासों से उन्होंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाला अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ स्कूल स्वयं आरंभ कर दिया और उसे वहाँ मान्यता भी दिलवाई। प्रश्न 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो, दूसरों की बातों की गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट न करे, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे तथा अपने कर्तव्यों से विमुख न हो, ऐसे मनुष्य को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। कहने का मतलब, कैसे इंसानों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है? जो इंसान सदैव सत्य बोलते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, और अगर कोई उन पर विश्वास करके अपनी कोई बात कहता है तो उस बात को वो और किसी से नहीं कहते, उनको वो लोग गुप्त रूप से अपने तक ही सीमित रखते हैं। ऐसे मनुष्य श्रद्धा के भाव से देखे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे, लेखिका व उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था, वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थीं, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थीं। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रहती थीं। तो इस प्रश्नोत्तर को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और इस वीडियो को भी ध्यान से बार बार देखिएगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप सभी को कमेंट के द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और बहुत ही ध्यानपूर्वक से नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि जब विद्यालय खुले तो आप सभी को कोई परेशानी न हो और सब कुछ अच्छे से समझ में आता रहे। तो आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए, आज कृतिका के
पार्ट 2 का जो संस्मरण है मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित, ये अब समाप्त होता है। इसे आप सब अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होगी तो इसी में से प्रश्न बनेंगे, और जिसके पास बुक और कॉपी नहीं है वो जल्द से जल्द लेने का प्रयास करें, ताकि पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे। और इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न पाठ के बीच से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।